सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैंने कल सभी विद्यार्थियों को बताया था कि 7 बजे हमारी क्लास होगी। ये क्लासें आगामी 15 दिन तक चलेगी। आप हमेशा इन क्लासों से जुड़े रहना। RCAT का एग्ज़ाम बहुत ही सरल तरीके से आप पास कर लोगे। आपके इस सिलेबस RCAT के अंदर 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर का सबका वेटेज बराबर है। टोटल आपका 100 नंबर का जो पेपर होगा उनमें से 30 नंबर तो सेंटर से जाते हैं। जिन्होंने जितने टेस्ट दिए उतने मार्क्स चले गए। अब बात है मेन पेपर की। मेन पेपर 70 नंबर का आएगा, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और हर चैप्टर का वेटेज बराबर है। कम से कम एक चैप्टर 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। तो उसी तरह इस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, ये भी चैप्टर आपके दैनिक जीवन में, RSCAT में, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाएगा। कंप्यूटर के परिचय में हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर के क्या लाभ है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास के ज्ञान के आयाम स्थापित किए हैं और नए विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान और विकास की गति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए नए अनुभवों से अवगत कराया है। अगला, अब हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ये कंप्यूटर के बारे में पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी डिवाइस है, कनेक्टिविटी है, वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपको टीवी नुमा दिख रही है, इसका नाम है मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। आजकल मॉनिटर की जगह LED और LCD यूज होता है। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड दिया हुआ है, ये मॉडेम दिया हुआ है, ये माउस दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्पीकर दिया हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इससे कनेक्ट हैं। ड्राइव है, CD रोम है, DVD रोम है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ये सारे कनेक्ट हैं। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही डिस्कस करेंगे। बाकी हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के पास में जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हुआ उनको मैंने सबको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की है, उस बुक से ही आपको पढ़ना है। अब इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, जहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। कंप्यूटर को यहाँ पे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3। पहला जो कंप्यूटर है वो है एनालॉग। दूसरा जो कंप्यूटर है जिसका नाम है डिजिटल। तीसरा जो वर्ग है जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये भी एग्जाम में कई बार, असेसमेंट में भी क्वेश्चन आया था और एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप है, तो यहाँ पे 3 टाइप है।
पहला टाइप है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। अब डिजिटल कंप्यूटर को भी यहाँ पे है ना अलग अलग टाइप में बांटे गए हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को हमने यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है जिसको हमने नाम दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब अगला है हाइब्रिड। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहा गया है, एनालॉग कंप्यूटर का क्या यूज है और इन दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं एनालॉग में और डिजिटल में। एनालॉग कंप्यूटर एक भौतिक मात्रा द्वारा संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात भौतिक रूप से कुछ भौतिक प्रॉपर्टी जैसे वोल्टेज, तापमान आदि को मापकर संख्या प्रदान करते हैं। दूसरा डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर संख्या के रूप को डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोसेस इनका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल प्रोसेस करते हैं जो प्रकृति में निरंतर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर शुद्ध नहीं होते हैं और इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता सीमित होती है। ये वैज्ञानिक और इंजीनियर एप्लीकेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये सस्ते और प्रोग्राम करने में आसान होते हैं। प्रोग्रामिंग आसान और सस्ती है इनकी। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित है। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी कम होती है। एनालॉग कंप्यूटर कम विश्वसनीय है। एनालॉग कंप्यूटर उपयोग गति और तापमान जैसी एनालॉग मात्रा की गणना मापने के लिए की जाती है। एनालॉग कंप्यूटर कम सटीक परिणाम प्रदान करते हैं। आमतौर पर एनालॉग कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, स्पीडोमीटर आदि। दूसरा, सरल शब्दों में अगर बात कहें, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उसके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। डिजिटल का अर्थ है अंक। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर भारी मात्रा में डेटा स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो यूज़ कर रहे हैं ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर के भाग हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग हैं। पहला भाग है वो है माइक्रो, दूसरे का नाम है मिनी, तीसरे का नाम है मेन फ्रेम, चौथे का नाम है सुपर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसे पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का रूप नहीं है। तो यहाँ पे 3 इनमें से कोई नाम दे देंगे, एक कोई अलग नाम दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलके जो कंप्यूटर बना है उसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे इन्होंने कहा है कंप्यूटर को वर्गीकरण है ना भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण किया है। वो कैसे? इन्होंने कहा है सबसे कार्य क्षमता, प्रदर्शन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हमने 4 कंप्यूटर, वैसे डिजिटल कंप्यूटर 4 भाग है। डिजिटल कंप्यूटर का जो भाग दिए हैं वो 4 है। तो चारों भाग में प्रदर्शन, भंडारण क्षमता और आकार के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफिकेशन किया है
वो है पहला कौन सा है, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कंप्यूटर एक बड़े रूम के साइज में बहुत बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है। मोबाइल में माइक्रो नियंत्रक और असेंबल सिस्टम तक के आकार हो सकते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है वो है सुपर, दूसरा है मेन फ्रेम, तीसरा है मिनी, चौथा है माइक्रो। ये लाइन आप अपने बुक्स के अंदर अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आकार के हो सकते हैं कंप्यूटर के 4 प्रकार, ये चारों प्रकार मैंने बताए। अब इन्होंने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, सुपर कंप्यूटर की विशेषता बताइए, सुपर कंप्यूटर कहाँ काम आता है, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हेडिंग है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, दूसरा प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, तीसरा डेटा प्रोसेसिंग यानी जो प्रोसेस करने के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। बहुत बढ़िया। यानी सुपर कंप्यूटर की पहली विशेषता ये हुई है, सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि नासा अंतरिक्ष यान में लॉन्च, स्पेस सैटेलाइट उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे होते हैं। वैसे कंप्यूटर तो महंगे ही होते हैं, सस्ते का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है यहाँ पे। फिर इन्होंने सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया। पहला सुपर कंप्यूटर 1964, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। भारत क्या विश्व का जो पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम वो कब बना, 1964 में, जिसका नाम था CDC 6600। CDC 6600 था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, उसको 1964 में बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखते हैं आगे, सुपर कंप्यूटर का आपको फोटो बताते हैं। ये आपके सुपर कंप्यूटर की फोटो है। फिर सुपर कंप्यूटर का उपयोग बताया है कि सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है। पहला जो उपयोग यहाँ बताया गया है जिसका नाम है मौसम की भविष्यवाणी। तो सुपर कंप्यूटर का पहला उपयोग है वो है मौसम की भविष्यवाणी, यानी 2 से 3 दिन पहले बता देगा कि आगे आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है या और मौसम कैसा हो सकता है। अभी वैसे भी मौसम ठीक नहीं है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि बारिश आ सकती है या नहीं। अगला जो उपयोग है वो है भूकंप की जानकारी। सुपर कंप्यूटर हमें ये भी जानकारी देता है कि भूकंप कैसे और कब आ सकता है। सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भूकंप घटना की खोज करने में किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए किया जाता है। फिर आगे सुपर कंप्यूटर का उपयोग है कम्युनिकेशन। ये कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों, मशीनों और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्थाओं को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सुपर कंप्यूटर का ये भी उपयोग है कि कम्युनिकेशन, यानी आज आप मेरे से जुड़े हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सारा सुपर कंप्यूटर का ही कमाल है। यानी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको मोबाइल से बात हो रही है, मोबाइल में आपको डाटा मिल रहा है। जो कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, इन सभी कंपनियों में आगे सर्वर लगे हुए हैं, वहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए। वो कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, लाखों रुपए में होते हैं। वो सारे कम्युनिकेशन का काम करते हैं, संचार का काम करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये भी काम कम्युनिकेशन का है, संचार का काम है।
फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में और पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर को और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हथियार प्रशिक्षण। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो IBM सेक्योवा, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। फुजिसु के कंप्यूटर, ये जापान का कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर, ये भारत का कंप्यूटर है। तो तीनों आपको ये प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका का कौन सा है, जापान का कौन सा है, और भारत का कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर के इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। आगे दूसरा जो मैंने कंप्यूटर बताया था, आकार और भंडारण के अकॉर्डिंग दूसरा कंप्यूटर का नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। इसका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और बड़ी व्यावसायिक फर्म में या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहाँ उचित शीतल और अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थाएं, इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। जितने भी बैंक है, SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI है, HDFC है, IDFC है, सारी बैंकों में जो लगे हुए हैं कंप्यूटर वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जो बड़े लेवल पे काम होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक डायग्राम दिया है, आप इस तरह का देख सकते हो। यहाँ पे देखो IBM लिखा हुआ है, तो ये इस तरह का कंप्यूटर जो है ये सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और इन्होंने कहा है कुछ पॉपुलर सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो कौन कौन से है? फुजी, ICL, VME, हिटाची, ये दोनों है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अभी आपको मैंने ये भी बताया था, लास्ट टॉपिक में बताया था हिटाची। हिटाची के ऑलमोस्ट काफ़ी जगह ATM वगैरह लगे हुए हैं। तो ये भी हिटाची के जो ATM लगे हुए हैं और उसके अंदर बैंक का पूरा काम काज चलता है, तो ये भी इसके इन ATM के अंदर भी कंप्यूटर लगा हुआ है। वो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का, इस टाइप के जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो टाइप है वो यहाँ मिलेगा आपको। फिर आगे लिखा हुआ है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार में उपयोग लिए जाते हैं। हालांकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों में गिनती में आते हैं। इसका उपयोग बड़ी एवं मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन साधनों में किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल, कुछ पॉपुलर मिनी कंप्यूटर कौन कौन से हैं वो हैं, तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर कौन कौन से हैं? अब कुछ प्रसिद्ध हैं, वो है K202, टेक्सास TI 990, SDS 92, ये कुछ प्रसिद्ध है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, फिर भी एक बार हमें याद रखना जरूरी है। माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। ये कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटरों में से सबसे सस्ते हैं।
ये एक सामान्य प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों में ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए। फिर आगे जो क्वेश्चन आया है वो है कंप्यूटर सिस्टम के लाभ। कंप्यूटर से हमें क्या लाभ होने वाले हैं, या कंप्यूटर से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो वो ये है कंप्यूटर की लाभ, यानी कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, तो उन विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। पहली जो विशेषता है वो है स्पीड। कंप्यूटर हमेशा स्पीड के साथ में काम करता है। स्पीड में पढ़ते हैं कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को सैकड़ों में ही संसाधित किया जा सकता है। मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलता था, कंप्यूटर दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है। दूसरी बात मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कंप्यूटर घंटों का काम मिनटों में करता है, मिनटों का काम सेकंडों में करता है। दूसरी कंप्यूटर की विशेषता है वो है शुद्धता। शुद्धता यानी एक्यूरेंसी। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर के सिद्धांत पर गीगो के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरी विशेषता उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी मात्रा के डाटा को कॉम्पैक्ट ढंग से स्टोर कर सकता है। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। अगला है विविधता। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम पत्र लिखने के लिए, पत्रक तैयार करने में, संगीत सुनने में, सूची के प्रबंधन, अस्तपा प्रबंधन यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैंकिंग और अन्य कई प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। पांचवी विशेषता कंप्यूटर की वो है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को संसाधित करने में सक्षम होता है। सबसे बड़ी मजे की बात है कंप्यूटर बहुत मेहनती होता है, उसको थकान बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, हम कई बार कहीं काम करते हैं तो हम यही कहते हैं वहां पे और कौन काम कर रहा है, हम अकेले काम नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर अकेला काम कर सकता है, इनकी एकाग्रता की कोई कमी। आगे है लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कंप्यूटर के कुछ हानि भी है। कौन कौन सी हानि है कंप्यूटर की, तो हम यहाँ से देखते हैं स्टेप टू स्टेप। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना। लिमिटेशन यानी कंप्यूटर के कुछ हानि भी है। कंप्यूटर से हमें लाभ है तो कुछ हानियां भी है। पहली हानि क्या है, कंप्यूटर एक मूक मशीन है। कंप्यूटर एक मूक मशीन है यानी कंप्यूटर बोलता नहीं है, बिल्कुल गूंगा है और वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है, मशीन है तो कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर इन्होंने कहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए निर्देशों आदेशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है, यानी कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल जीरो है। कंप्यूटर हमने जो भी आदेश या निर्देश दिए हैं उनके क्रम के अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। ऐसे नहीं कि कोई काम पहले करना है तो पहले हो, जिस तरह से हमने जो क्रम सेट किया उसी क्रम में ही वो रिजल्ट देगा। क्रम को ये अपने आप बदल नहीं सकता है, अपने आप
स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। फिर आगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखते हैं। आज हम मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, या गाना सुनते हैं, गाना बनाते हैं, देखते हैं, टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे आइकन देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम कंप्यूटर की मदद से हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में सभी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, जो कि किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित होती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ही नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन में लिखा गया है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सभी की बुक्स के अंदर ये देखो इस तरह का ये डायग्राम दिया हुआ है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहला जो इस सर्किल के अंदर जहां लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, एक गोला सर्किल किया हुआ है। इस सर्किल को दो पार्ट में बांटा गया। देखिए इस पार्ट में जो बांटा गया है, ये सारा का सारा है सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो ये पार्ट बांटा गया है, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम है एप्लीकेशन 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 और सिस्टम में क्या फर्क है, हम सबसे पहले दोनों का फर्क समझते हैं। हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का जो स्विच प्रेस करते हैं, उससे जो भी प्रोसेसिंग चलती है 15-20 सेकेंड की, उसके अंदर लिखा होता है विंडो 10, विस्ता, विंडो एक्सपी, इस तरह का जो भी लिखा होता है, वो स्टार्ट होने में जो भी समय लगता है, तो वो स्टार्ट होने के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारा सुचारू रूप से सही चल रहा है तो ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, अदरवाइज हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। तो पहली बात ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से चालू होना बहुत जरूरी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी उसके अंदर एप्लीकेशन है, उन सभी को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी रैम के अंदर जो मेमोरी होती है, उस पे ही ये सारे के सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं। और अगर कोई कंप्यूटर की रैम यानी मेमोरी कम है, अगर उसके अंदर हम बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, अगर कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर की 2 GB की रैम है, उस क्षमता से अधिक हमने उसके अंदर ऐप डाउनलोड कर दिए यानी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिए, तो थोड़े समय के बाद में वो हैंग होने लग जाएगा, वो चलना बंद हो जाएगा। हमें उनमें से एप्लीकेशन को धीरे धीरे 1 by 1 हटाने पड़ेंगे। अगर हम ये नहीं हटाएंगे तो वो हमें प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसलिए क्षमता के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होने चाहिए। तो हम इनको अलग से पढ़ते हैं 1 by 1। इसको समझ तो लिया है कि सिस्टम किसे कहते हैं और एप्लीकेशन किसे कहते हैं। यहाँ जो बुक्स में दिया हुआ है वो डेफिनेशन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंध करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मेन है सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं, वो है एप्लीकेशन। तो पहला है
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विद्यार्थियों, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आपको बुक से ये पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है थोड़ा सा। हम तो ये देख रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से घटक, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कम से कम 1 घंटे का लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आप कंटिन्यू जो भी वीडियोज आते हैं इनको आप देखते रहें, फॉलो करते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करता रहें। दूसरी बात ये है, आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई क्लास समझ में नहीं आती, आपके कोई भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो बात यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक। तो पहला घटक मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको हम ओएस बोलते हैं। दूसरा जिसका नाम है यूटिलिटी, और तीसरा जिनका नाम है डिवाइस ड्राइवर, चौथा जिसका नाम है सर्वर। तो ये सारे के सारे हम जो बातें करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, सर्वर, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही कंपोनेंट हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ये भी आप पढ़ना ना भूलें, ये भी जाने। आगे है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउजिंग, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन इसी श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्राम को बेसिक या स्पेशलाइज एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, एक्सेल पे आप वर्ड शीट बनाते हैं, पावर पॉइंट पे आप ना प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, तो ये भी सारे के सारे एप्लीकेशन हैं। टैली सीखते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन ही हैं सॉफ्टवेयर। कुछ एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक इन एप्लीकेशन को हम व्यापक रूप से जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। तो हर क्षेत्र के अलग अलग एप्लीकेशन बनी हुई है। व्यापार के लिए अलग है, शिक्षा के लिए अलग एप्लीकेशन है, चिकित्सा के लिए अलग है, बैंकिंग के लिए अलग है, इंडस्ट्री के लिए अलग है। हम वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप डिस्कस करते हैं। व्यापार के लिए, अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहता है, तो उस व्यापारी के पास में 100% टैली या मार्ग इस तरह के सॉफ्टवेयर जरूर होगा, जिसमें अपने लाभ हानि और पूरे साल की बैलेंस शीट और जो भी इनकम एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, सारा का सारा टैली मैनेज करता है। और इसके पास में कितनी इन्वेंट्री, कितना स्टॉक है, वो भी सारा का सारा टैली, मार्ग और भी इस तरह के खूब सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो कंपनियां बनाती है और उन व्यापारियों को प्रदान करती है। फिर शिक्षा जगत में, शिक्षा जगत में आजकल सारी जो अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, सारे शिक्षा जगत में इन्होंने भी अपने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो हमें देखने को मिल रहे हैं प्ले स्टोर पे, और आपको कंप्यूटर पे भी मिल जाएंगे। अब मेडिकल साइंस के भी खूब सारे ऐसे ऐप हैं, जिनमें दवाइयों का हिसाब किताब रखना, बिलिंग करना, कौन कौन सी दवाई कितना स्टॉक है, ये भी सारा मेडिकल साइंस का ही ऐसे ऐप हैं। बैंकिंग में आप, बैंकिंग के भी खूब ऐप है, जैसे एसबीआई का योनो, एसबीआई योनो है, और भी हर बैंक का अलग अलग ऐसे इस तरह के ऐप बने हुए हैं, एप्लीकेशन बने हुए हैं। बैंकिंग के ऐप के थ्रू हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, और भी खूब सारे इनके अंदर फीचर्स हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर भी खूब सारे ऐसे हैं, उद्योग जगत में भी। अब अगला जो
हमारा टॉपिक है जहां आपको सीखने को मिलेंगे ये देखा हुआ एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने में तैयार किया गया है। ये एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउज़र के नाम कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से ऐसे वेब ब्राउज़र हैं, किसका क्या यूज़ है, और तो कुछ फेमस कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, और भी खूब सारे हैं। ये इनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे नाम आएगा, पहला इन्होंने दे दिया इंटरनेट एक्सप्लोर, दूसरा नाम दे दिया मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा नाम दे दिया सफारी, और चौथा ऑप्शन दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये इंटरनेट के हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, स्पेशल एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम है जो कि विशिष्ट विषय और व्यवसाय पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अच्छे प्रोग्राम ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब, लेखन, खूब सारे ऐसे इस तरह के ऐप हैं डिज़ाइन किए हुए हैं। फिर इन्होंने कहा है सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी घटक के उपस्थित का वर्णन करने के लिए है जिसे देखा और छुआ जा सकता है। इसमें कंप्यूटर, केस मेमोरी, कीबोर्ड, माउस आदि शामिल हैं। इस तरह के कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सेप्शन कार्ड, केबल, स्विच, सारे ये इनपुट आउटपुट हार्डवेयर में ही हमें सीखने को मिलेगा। तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं। हार्डवेयर के अंदर पहली चीज़ है इनपुट डिवाइस, दूसरी है आउटपुट डिवाइस, तीसरी है प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टेप टू स्टेप हम सीखते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस की कौन कौन से हार्डवेयर हैं? तो इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उसके बाद में प्रोसेसर को संचारित करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर यूजर इंटरफेस के डिवाइस में से एक आम तत्वों के द्वारा आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इनपुट डिवाइस उनको कहते हैं कंप्यूटर और मानव दोनों को मध्य एक दूसरे की भाषा समझने के लिए कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं। उन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई आदेश या निर्देश दें, यानी कंप्यूटर को हम डायरेक्ट किसी को कुछ बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। कोई न कोई डिवाइस के माध्यम से हम जो भी बोलते हैं उन डिवाइस की हम सहायता लेते हैं। तो वो सारे जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर को हम कोई आदेश या निर्देश देते हैं, उन डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश देते हैं, उन सभी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो वो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? जिनमें से माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, बारकोड, इस तरह के खूब सारे हैं। इसका भी मैंने इनपुट डिवाइस का ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखा है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप ढूंढना, बहुत बेहतरीन है, जिसके अंदर आपको 15 से 15 इनपुट डिवाइस के अलग अलग मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, किसका क्या यूज है, स्पेशलाइज। आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और उन्हें ऐसे रूप में परिवर्तन करता है जिसमें मनुष्य द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग की गई इंफॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाता है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करने की जिम्मेदारी कंपोनेंट है जिसमें CPU, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस शामिल हैं। फिर आगे है स्टोरेज डिवाइस, एक ऐसा कंपोनेंट है
जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव शामिल है। कुछ कंपोनेंट और उसके एग्जाम्पल पहला मैंने अभी आपको इनपुट की डेफिनेशन दी है, आउटपुट की मैंने डेफिनेशन दी है, प्रोसेसिंग की मैंने आपको डेफिनेशन दी है, स्टोरेज की मैंने डेफिनेशन दी है। इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। इन डेफिनेशन के साथ में इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उदाहरण इनपुट का मैंने आपको बताया था, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। फिर मैंने बताया था प्रोसेसिंग के, जिनमें से मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू और मेमोरी। फिर इन्होंने आउटपुट के कुछ उदाहरण दिए। इनके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम पूछने का तरीका कैसा है? तरीका ये आता है, मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ डिवाइस के नाम दिए हुए हैं एग्जाम्पल। और मैंने आपको बताया था लास्ट एक वीडियो बने थे उसके अंदर 15 डिवाइस के नाम दिए हुए हैं अलग अलग। तो एग्जाम में पूछने का तरीका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ध्यान से सुनिए। जिनमें से 3 डिवाइस तो यहाँ से नाम लेंगे। पहला डिवाइस का नाम दे देंगे ट्रैक बॉल, दूसरे का नाम दे देंगे माइक्रोफोन, तीसरे का नाम दे देंगे वेब कैमरा, चौथा डिवाइस एक आउटपुट का ले लेंगे जिसका नाम है टच स्क्रीन। तो सही आंसर क्या होगा वो आप ही अंदाजा लगा दीजिए। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हमें कंफ्यूज करते हैं। तो हमें ये एकदम तय होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, कौन कौन से आउटपुट के उदाहरण हैं। तो आउटपुट के उदाहरण देखते हैं कौन। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा हेडफोन, चौथा स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर इत्यादि। हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऐसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन तीनों आ जाएंगे। चौथा ऑप्शन अगर इजी आएगा तो आएगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। फिर इन्होंने कहा है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है? तो कंप्यूटर का उपयोग हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग उपयोग है। शिक्षा जगत में कंप्यूटर का अलग उपयोग है, घर में अलग उपयोग है, और मेडिकल साइंस की दुनिया में अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने उपयोग जो बताया घरों में कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है। तो पहला जो उपयोग दिया हुआ है घरों में, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए है। दूसरा जो है वो है एंटरटेनमेंट, बच्चों के मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग है घर में। तीसरा जो उपयोग है सोशल मीडिया, जिसपे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस और जो भी दोस्तों के साथ में मैसेंजर के थ्रू चैट करते हैं वो हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। चौथा जो उदाहरण है वो है उपयोग है वो है नॉलेज भी ले सकते हैं, कुछ नया नया स्किल सीख सकते हैं। आज जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो भी ये भी उपयोग है एक तरह का। फिर इन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, स्मार्ट क्लासें ले सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के लिए और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। इनको आपको डिटेल से पढ़ना है, समझना है, सीखना है। फिर इन्होंने बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का अलग अलग उपयोग है। पहला जो दिया एग्जांपल है संचार के लिए, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे कैसे है बिजनेस, ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है जहाँ ईमेल, त्वरित संदेश, सतर्क प्रणाली, VoIP, वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो चैट आदि का उपयोग कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और प्रबंध के बीच में संचार के लिए किया जा रहा है। कंपनियों आउटलुक में उपयोग, इवेंट को ट्रैक, मीटिंग शेड्यूल आदि। स्काइप, गूगल हैंगआउट, इस तरह के कार्यक्रमों से आप दुनिया भर के लोगों के साथ में दूर दराज चैट, वीडियो बैठक भी आयोजित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्मों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट पर भी काम करते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि बिजनेस के अंदर हम कंप्यूटर के माध्यम से सेल्स और मार्केटिंग भी कर सकते हैं।
अब और क्या क्या है, एफिलिएटेड मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, गेम्स एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग। ये भी सारे के सारे बिजनेस के ही उपयोग हैं। फिर इन्होंने कहा है फाइनेंस और एचआर। बिजनेस के अंदर हम कंप्यूटर का उपयोग फाइनेंस और एचआर के रूप में भी करते हैं। आमतौर पर कंपनियों के स्वचालित वित्त, फाइनेंस और मानव संसाधन कार्यों को संभालने के लिए ईआरपी, एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग पैकेज का उपयोग किया जाता है। इन पैकेज में वित्तीय लेखांकन, सामान्य बही खाता की तरह सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्राप्त खाते, अकाउंट्स रिसीवेबल, देय खाते, अकाउंट्स पेबल, कराधान, टैक्सेशन, संपत्ति लेखांकन, एसेट्स अकाउंटिंग, पेरोल भर्ती, पेरोल रिक्रूटमेंट, लाभ प्रदर्शन और मानव कल्याण आदि का ख्याल रख सकते हैं। वित्त और मानव संसाधन के अलावा ईआरपी मॉड्यूल बिक्री योजना, इन्वेंट्री संचालन और प्रशासन के रूप में भी आता है। फिर और उपयोग है शिक्षा और प्रशिक्षण। हम सेल्स के अंदर यानी बिजनेस के अंदर शिक्षा के भी कुछ प्रोजेक्ट हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आगे हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा है उनके थोड़े क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देना है, समझना है, सीखना है। आपको इन क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आपको देना है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं। तो एग्जांपल आपके सामने, ऑप्शन ए विंडो 7, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी नोटपैड, ऑप्शन डी फोटोशॉप। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है, नोटपैड भी एप्लीकेशन है, पेज मेकर भी एप्लीकेशन है। तो इसका राइट आंसर है विंडोज 7, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए विंडोज 7। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? बहुत ही बढ़िया, शानदार, सुपर डुपर क्वेश्चन। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको ओएस के बारे में जो बताया था वही यहाँ पे कह रहे हैं। ओएस का काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाना और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो उसका नाम है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं उनको एकदम मैनेजमेंट के साथ में काम करना, उनको एकदम सुचारू रूप से चलाना और जो भी ओएस के ऊपर रन की हुई एप्लीकेशन को भी कार्य करने के लिए फैसिलिटी देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। तो आउटपुट का क्या क्या है? इसका मतलब स्कैनर, ये इनपुट का है, प्लॉटर और ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आउटपुट यानी कंप्यूटर हमें कोई ना कोई परिणाम देगा, वो है प्लॉटर। प्लॉटर का काम होता है प्रिंटर का बहुत बड़ा रूप, जो भी हम लोग बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो ये सारे प्लॉटर के माध्यम से निकलते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई, वो प्लॉटर के माध्यम से बड़े प्रिंट निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहां लिखा हुआ है पर्सन फॉर
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? सीमा यानी कंप्यूटर से हमें कोई एक कंप्यूटर की हानि है वो है। तो पहला जो लिखा हुआ है ऑप्शन ए स्पीड, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, ऑप्शन सी लिखा हुआ है परिश्रम, ऑप्शन डी लिखा हुआ बुद्धि का अभाव। यानी एक कोई हानि है कंप्यूटर से, हमें क्या हानि है? तो स्पीड तो हमने लाभ में पढ़ा था, शुद्धता भी हमने लाभ में पढ़ा था, परिश्रम भी हमें लाभ में पढ़ा था। तो ऑप्शन ए की बचा है बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर के पास में दिमाग नहीं होता है, ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है और इसका आईक्यू लेवल 0 होता है। तो इसका सही आंसर है बुद्धि का अभाव। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या हो सकता है? ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वही क्वेश्चन सेम आया है और इनमें से ये कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज 7 हमने ये बताया ही था। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है वही तो क्वेश्चन यहाँ सिस्टम का बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्प में से चुने। तो इन्होंने कहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते होते हैं, सस्ते का तो नाम ही नहीं है। कंप्यूटर कहाँ सस्ते होते हैं? कंप्यूटर तो महंगे ही होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन है, ये बिल्कुल गलत कथन है, सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, गलत कथन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं, हमने मेन फ्रेम में यही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर का मैंने जो पहले फर्स्ट पेज पे बताया था कंप्यूटर का वर्गीकरण, वर्गीकरण में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। जहाँ था, पहला था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल, तीसरा था हाइब्रिड। डिजिटल के अंदर हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पढ़ा था, मैक्स फ्रेम बी ऑप्शन, ऑप्शन सी मिनी, ऑप्शन डी नोटबुक। तो हमने मिनी भी पढ़ा, नोटबुक भी पढ़ा, मेन फ्रेम पढ़ा, मैक्स फ्रेम ये नहीं पढ़ा। तो इसका उदाहरण वर्गीकरण के अंदर नहीं है, वो है मैक्स फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज हमने तो यही पढ़ा था 4 कंप्यूटर के अंदर, सुपर सबसे ऊपर। देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है सुपर। सुपर सबसे ऊपर, सुपर कंप्यूटर ही इसके डेटा प्रोसेसिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इस तरह आपको चैप्टर नंबर 2 भी मैं पढ़ाऊँगा और हो सके तो आपको इस चैप्टर के मैं अगले वीडियो के अंदर जितने भी पिछले जो परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन और भी एमसीक्यू के 25 से 30 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं लेके आया तो अगला चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, अदरवाइज 2 से पहले मैं आपको इस तरह के एमसीक्यू सॉल्यूशन करूंगा। और हमें कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बनाएं आपको नए वीडियो के साथ में।